नरेंद्र मोदी की जो मिट्टी पलीद हुई है पिछले 12 घंटे में, वो इसकी क्लासिक एग्जांपल जो है वो नहीं मिलती। राहुल गांधी ने भिगो के मारा है नरेंद्र मोदी को। बात यहां तक चली गई कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से भी तारीफें हुई हैं भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। आप अपनी आइडिया लगा लीजिए कि मामला किस हद तक गर्म होगा पाकिस्तान और भारत के हवाले से, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक का जिक्र हो गया भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप की कल जो है वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। उसने ये कहा कि जनाब हम लोग जो है वो इंडिया के ऊपर 20 से 25% का टैरिफ जो है हम लगाने जा रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो बड़ी मुसीबत आई हुई है इस वक्त इंडिया के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में बड़ी अहम खबरें डेवलप हुई हैं और ख़ास तौर पे भारत के अंदर मेरा ख्याल में नरेंद्र मोदी की जो मिट्टी पलीद हुई है पिछले 12 घंटे में, वो इसकी क्लासिक एग्जांपल जो है वो नहीं मिलती। मैं अभी थोड़ी देर में इसकी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। राहुल गांधी ने भिगो के मारा है नरेंद्र मोदी को, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। और बात यहाँ तक चली गई कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से भी तारीफें हुई हैं भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि मामला किस हद तक गर्म होगा इस पाकिस्तान और भारत के हवाले से, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक का जिक्र हो गया भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले लोकल पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद इन खबरों को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो पिछले वीलॉग के अंदर हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि मुख्तलिफ पाकिस्तानी चैनल ने जो है वो ये रिपोर्ट किया कि जनाब इमरान खान साहब ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। तो उसका डिनाइल जो है वो सामने आया है। एक तो हमारी टीम ने जनाब राब्ता किया अलीमा खान साहिबा से और हमने उनको ये इस खबर का जो है वो स्क्रीनशॉट भेजा और हमने उनसे पूछा कि क्या ये खबर दुरुस्त है। तो उन्होंने इसको डिनाई किया है। उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये खबर गलत है। और साथ ही साथ शेख वकास अकरम साहब की जानिब से भी जो है वो कल ट्वीट किया गया। मैं वो ट्वीट आपके सामने पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब के बच्चों के हवाले से मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं। इमरान खान साहब ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से कतन नहीं रोका है। मैं मीडिया के वो दोस्त जो अडियाला में रिपोर्टिंग करते हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मनोअन वही चीज़ चलाया करें जो खान साहब कहते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक सियाक व सबाक से हटके या सिलेक्टिव होकर अपनी मर्जी से गुफ्तगू चलाना नामुनासिब है। इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अभी तक इस हवाले से फ़कत तारीख़ का तयन होना बाकी है। और साथ में ये सबको याद रहे कि जब उन्होंने आने का फ़ैसला किया था तो उन्होंने अपने वालिद से वाज़े कहा था कि हम आपसे इजाज़त नहीं ले रहे बल्कि आपको इतला दे रहे हैं। सो ये जो प्रोपेगेंडे हैं उनसे परहेज़ किया जाए क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑफिशियली पीटीआई ने जो है वो इसको फ़िलहाल डिनाई किया है। लेट्स सी, अब एक हफ़्ता रह गया है, 5 अगस्त में पता लग जाएगा कि क्या वो 5 अगस्त तक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने जनाब रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चित्राली को जो है वो नाअहल करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन ने NA1 चित्राल से अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नशिस्त को खाली करार दे दिया है। उन्हें 9 मई के मुकदमात में सज़ा याफ्ता होने पर नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुनाया और फैसले में बताया गया कि अब्दुल लतीफ़ चित्राली को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 10 साल कैद की सज़ा हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली को आर्टिकल 63(1)H के तहत जो है वो नाअहल किया है। तो एक और सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खाली हो गई है। अब यहाँ पे भी ज़ाहिर बात है ज़िमनी इंतखाब जो है वो होगा। सो लेट्स सी कि ये सीट जो है वो किसके नाम आ। इसके अलावा जनाब एक और जो खबर आई है वो शुगर के हवाले से, शुगर मिल्स के हवाले से जो एक क्राइसिस है उसमें बड़ी हैरानकुन इंकशाफात वो सामने आए हैं। पिछले व्लॉग में मेरे पास टाइम नहीं मिला इसलिए मैं बात नहीं कर सका, लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। और वो ये है कि जनाब ऑडिटर जनरल ने पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया कि चीनी के मौजूदा बहरान में शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए से ज़्यादा कमाए। 300 अरब रुपया अंदाज़ा कीजिए कि शुगर मिल्स मालिकान ने जो है वो कमा लिए हैं। ऑडिटर जनरल ने कहा कि अगर हुकूमत कहेगी तो चीनी के मौजूदा बहरान का ऑडिट कर देंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने कहा कि 42 खानदानों ने ये 300 अरब रुपए कमाए हैं। रुकने कमेटी रियाज फतियाना ने कहा कि चीनी की कीमत की मद में कौम के साथ 287 अरब रुपए का धोखा किया गया। क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। इस मौके पे हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान के नाम फराहम करने से गुरेजा रही। आप अंदाज़ा कीजिए उनके नाम तक नहीं बताए जा रहे कि कौन कौन है शुगर मिल मालिक। तो इस दौरान जो है वो चेयरमैन PC ने कहा कि हमने आपसे शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब की थी, कहाँ है तफसीलात। सेक्रेटरी सनत ने कहा कि हमारे पास शुगर मिल्स की फहरिस्त है। शुगर मिल्स कौन कौन सी हैं उन्होंने कहा ये हम बता सकते हैं, मालिकान इनके कौन कौन है हम ये नहीं बता सकते। तो PAC ने शुगर मिल्स मालिकान के नामों की फहरिस्त फौरी तलब की और कहा कि शुगर मिल्स नहीं, मालिकान और डायरेक्टर्स की तफसीलात दें। ख्वाजा शिराज ने कहा कि किसान का इस्तेसाल करने के लिए तमाम हुकूमती इदारे एक हो जाते हैं। मुइन आमिर पीरजादा ने कहा कि इन शुगर मिल्स के मालिकान कौन हैं, एक्स मिल्क कीमत में हर महीने 2 रुपये का इजाफा किस बुनियाद पर हो रहा है।
रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर ने इल्ज़ाम लगाया कि सबसे ज़्यादा मिल्स आसिफ अली जरदारी की हैं, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन और तीसरे नंबर पर शरीफ ख़ानदान की मिल्स हैं। इस पर नून लीग के सेनेटर अफनान ने कहा कि आमिर डोगर ने ये नहीं बताया कि इनकी पार्टी किसके पैसे से बनी। शाजिया मरी बोली इल्ज़ाम लगाने के बजाय साबित करें। सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार ने इजलास को बताया कि गुज़िश्ता साल मुल्क में चीनी की पैदावार 76,60,000 मीट्रिक टन थी। इसमें से 13 लाख मीट्रिक टन चीनी फालतू थी। 5 लाख टन चीनी आइंदा साल के लिए रिजर्व रखी गई। विफाकी काबीना और ECC ने 3 मराहिल में 7,90,000 टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। चीनी बरामद करके $40 करोड़ से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया गया। जब चीनी एक्सपोर्ट की गई मुकामी मार्केट में कीमत 143 रुपये किलो थी। इस वक्त मार्केट में एक्स मिल कीमत 173 रुपये फ़ी किलो है। अंदाज़ा कीजिए कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत से शहरों में 210 रुपये तक चीनी जो है वो इस वक्त मिल रही है। और यहाँ पर यह हाल है कि हमारी हुकूमत के अंदर जो है वो इतना तप्पड़ नहीं है कि शुगर मिल्स मालिकान का नाम तक सिर्फ बता सके। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये पूरा जो माफिया है ये कितना को तगड़ा है। ये इतना तगड़ा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो है वो उनके नाम तक नहीं बताए जा सकते कि शुगर मिल्स के मालिकान जो है वो कौन कौन है। तो इन्होंने क्या इन लोगों का एहतसाब करना है जिनका आप नाम तक नहीं ले सकते। इसके साथ साथ जनाब साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने यह कहा है कि जी वो लाड़काना से इंतखाबात लड़ने का जो है वो इरादा रखते हैं और फातिमा भुट्टो के साथ मिलकर नई सियासी जमात के क़याम का भी वो ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के नाम पर गौर कर रहे हैं, मौका मिला तो लाड़काना के बाद लियारी से इलेक्शन लड़ूंगा। लियारी के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया मगर आज के लियारी की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की कोई पुष्पनाई हासिल नहीं है, मैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फातिमा भुट्टो जल्द पाकिस्तान आएंगी और वो उनके साथ मिलकर नई जमात का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे, जबकि यूथ विंग भी हमारे साथ होगा। उन्होंने कहा कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद के नज़रियात से मुनरिफ नहीं हो रहे। भुट्टो साहब ने लियारी के लिए मास्टर प्लान बनाया था, वो लियारी को पेरिस बनाना चाहते थे। हम पेरिस की कॉपी तो नहीं करेंगे मगर लियारी को खूबसूरत ज़रूर बनाएंगे। इसके अलावा जनाब कैप्टन सफदर साहब का एक इंटरव्यू उसका पार्ट 2 भी आ गया है। उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जी आज तक कोई वज़ीर आज़म हटा नहीं बल्कि हटाया गया है। जब वज़ीर आज़म को फारिग किया जाता है तो उनको कहा जाता है कि वज़ीर आज़म हाउस फौरी खाली करें। बेनज़ीर को फारिग किया गया तो उनका सामान स्टोर में रख दिया गया। मैं निगरान वज़ीर आज़म जतोई का ADC था। मैंने एक अलमारी अपने इस्तेमाल के लिए स्टोर से मंगवाई तो उसमें सोना था। वो सोना लगता है उनकी शादी का था। फिर मैंने सारा सोना बेनज़ीर को वापस किया। उनकी तरफ से शुक्रिया का ख़त आया। आज भी मुझसे यही सवाल किया जाता है तो मरीम नवाज़ से शादी कैसे हुई। अब हमारे बच्चे भी शादीशुदा हो गए हैं। इश्क कभी अंधा नहीं होता। मेरे में भी टैलेंट था मैं कोई नत्थू खैरा नहीं था। मेरी सास बड़ी दूर अंदेश थी। मैं आज भी अकेला बैठकर सोचता हूँ कि चौधरी निसार को आज नून लीग में होना चाहिए था। सरदार मेहताब को आज भी इस निज़ाम का हिस्सा रहना चाहिए था। शायद खाकान अब्बासी जैसे लोगों ने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अपनी बीवी के लिए एक ही गाना गाता हूँ, मियाँ जद्दो आवेगा लग पता जावेगा। एक जर्नैल ने कहा कि हम मरियम को स्मैश कर देंगे। मैंने कहा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मरियम के साथ ऐसा करे। नवाज शरीफ ने जब फैज़ और बाजवा को ललकारा तो पाकिस्तान की सियासत ही पलट गई। अवाम चाहती है कि वोट को इज्जत मिले। तो ये जनाब जो है वो कैप्टन सफदर का ये जो इंटरव्यू है बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है एक्चुअली। तो इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो अब तक रिलीज़ हो चुके हैं। इसके साथ साथ जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है चीन के सरकारी दौरे के ऊपर जो है रवाना हो रहे हैं। तो वहाँ वो शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा और वज़ीर आज़म चीनी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। ये कहा जा रहा है कि इस मरतबा ये SCO का जो इजलास है इसके अंदर नरेंद्र मोदी भी शायद उसे अटेंड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद हो सकता है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठे हों, लेकिन पता नहीं इनकी आपस में मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन कम से कम ये बात जो है वो ज़रूर सामने आ रही है कि दोनों जो हैं वो एक ही जगह के ऊपर ज़रूर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ कल जो है वो जनाब लाहौर में पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की जो है वो उसका इफ्तिताह किया गया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद वहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। ये जो ट्रेन चलाई जा रही है इसमें मुझे भी वहाँ पे दावत दी गई थी। मैंने भी इस इफ्तिताही तकरीब को वहाँ पे अटेंड किया। तो इस ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि बड़ी मतलब अपग्रेडेड ये ट्रेन है और इसका किराया जो है वो तकरीबन 5,100 रुपये, मिनिमम किराया जो है 5,100 रुपये रखा गया है। और क्लेम ये किया जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो ये पूरी ट्रेन जो है वो बनाई गई है। लाहौर कराची लाहौर का इसका रूट जो है वो बनाया गया है। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुई और इसमें
जो हनीफ अब्बासी साहब हैं, जो रेलवे के मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा आप बिल्कुल मेरे विजन के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब ज़रा कुछ बात करते हैं जनाब इंडिया की, और वहाँ पे नरेंद्र मोदी के साथ जो कुछ हुआ है वो आपकी सोच से बाहर है। हुआ ये कि आप जानते हैं कि उनका जो है वो सेशन चल रहा है, तो वहाँ पे जो मॉनसून सेशन है उसके अंदर पाकिस्तान और भारत की जो जंग है या ऑपरेशन सिंदूर है, इससे रिलेटेड जो है वहाँ पे गुफ्तगू हुई। तो कल जो अपोजिशन लीडर थे राहुल गांधी, उन्होंने उससे बड़ा एक धुआंधार किस्म का खिताब किया। 37 मिनट का ये टोटल ये खिताब था। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताता हूँ, तो उससे आपको पता लगेगा कि मोदी के साथ हुआ क्या है। उन्होंने कहा वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 1971 की जंग और ऑपरेशन सिंदूर का मुवाजना किया। 1971 में सियासी मर्जी थी। मानिक शॉ ने इंदिरा गांधी से कहा था कि हम गर्मियों में बांग्लादेश में मुहिम नहीं चला सकते, हमें 6 महीने दरकार है। इंदिरा जी ने कहा कि आपको 6 महीने 1 साल लगे, आपको मुहिम चलाने की मुकम्मल आज़ादी है। इंडोनेशिया में डिफेंस ताशी कैप्टन शिव कुमार के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमारे पायलट को कहा कि वो पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमला ना करें। उसका मतलब है कि पायलट के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। यही बात वज़ीर दिफा ने यहाँ ऐवान में कही। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को आगाह किया कि हमारे पास सियासी इरादा नहीं है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान को बताया कि हम आपके किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे। यानी 35 मिनट में आपने हथियार डाल दिए। जनरल अनिल चौहान के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान को यह भी कहना चाहिए कि मेरी अपनी हुकूमत ने मेरे हाथ बांध रखे थे। भारतीय फ़ज़ाइया ने कोई गलती नहीं की, गलती सियासी क़यादत से हुई। एयरफोर्स को किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जब भारत पाकिस्तान से कहता है कि हमने आपको एक थप्पड़ मारा है, दूसरा नहीं मारूंगा, आप एस्केलेशन ना करें, तो इसका मकसद सिर्फ वज़ीर आज़म के इमेज को बचाना था जिसके हाथों पर पहलगाम का खून है। अमरीकी सदर 29, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा अमरीकी सदर 29 बार कह चुके हैं कि उन्होंने जंगबंदी कराई। अगर वो गलत हैं तो वज़ीर आज़म को यहाँ पर ऐवान में कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। से दैट डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ लायर। उन्होंने कहा कि आप खड़े होकर बोलते क्यों नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा अगर वज़ीर आज़म में हिम्मत है तो यहाँ बोल दें। इंदिरा गांधी जैसी 50% हिम्मत है तो वो यहाँ कह दें कि ट्रंप झूठे हैं। एक नया लफ्ज़ आया है न्यू नॉर्मल, वज़ीर ख़ारजा इसका इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि सारे मुल्कों ने दहशतगर्दी की मज़म्मत की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान की मज़म्मत नहीं की है। इसका मतलब है कि दुनिया हमें और पाकिस्तान को एक सतह पर रख रही है। ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया लेकिन मोदी को नहीं बुलाया। अब ये जो पॉइंट था, इसके ऊपर जो है वो बीजेपी के अंदर आग लग गई, क्योंकि ये तो हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पे बुलाया था, लेकिन मोदी के साथ कोई लिफ्ट ही नहीं है। और फिर अमेरिकी सदर कहता है कि मैंने उनको इसलिए बुलाया कि शुक्रिया अदा कर सकूं कि वो जंग में नहीं गए। वज़ीर ख़ारजा किस दुनिया में रह रहे हैं? एक और न्यू नॉर्मल। वैसे तो उन्हें यानी मोदी ने फतह का ऐलान कर रखा है, लेकिन ऑपरेशन अभी जारी है। ये उनका कहने का मकसद है कि भाई आप एक जगह कह रहे हैं ऑपरेशन जारी है, तो फिर आपको फतह भी कहाँ से नसीब हो गई? फतह तो मिल ही नहीं सकती। या तो आप कहें जी हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद जो है वो हमें ये फतह जो है वो मिली है, तो आपको ऑपरेशन जारी और फतह पहले मिल गई। उन्होंने कहा कि एक और न्यू नॉर्मल ये है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने कहा ये जो आपने ये लाइन बना दी है कि कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो हम उसे जंग तस्वुर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि एनी टेररिस्ट नाउ हु वांट्स टू मेक इंडिया फाइट अ वॉर हैज़ टू जस्ट अटैक इन इंडिया। उन्होंने कहा यानी दहशतगर्दी का कोई बस एक वाक़या होगा और इंडिया जंग लड़ना शुरू कर देगा, मतलब जंग छेड़ देगा। आपकी ये एक पॉलिसी बन गई हुई है, ये तरीका होता है कि आपने अपने पूरे के पूरे मुल्क को जंग में धकेल देना सिर्फ एक दहशतगर्दी के वाक़े के ऊपर। उन्होंने कहा मतलब आपने पूरी की पूरी पावर उठा के दहशतगर्दों को दे दी है कि आपको जंग चाहिए तो आप हमला कर दो, जंग शुरू हो जाएगी। यानी कोई भी दहशतगर्द जो है वो इंडिया को उसने जो है वो नकेल डाल के रख ली है कि इनको तो मैं जंग के अंदर जो है मैं खुद धकेल सकता हूँ, कोई भी दहशतगर्द आपके साथ ये कर सकता है। उन्होंने कहा आपने डेटरेंस का पूरा नुक्ता ही उलट कर रख दिया है। मुझे बताओ कि अब अगर दहशतगर्दी होती है तो आप फिर पाकिस्तान पर हमला करोगे? इस हुकूमत को पता ही नहीं है कि डेटरेंस होती क्या है, इस हुकूमत को पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल विल होती क्या है। मैंने 4 महीने पहले, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उन्होंने कहा मैंने 4 महीने पहले पार्लियामेंट में कहा था कि भारत की सबसे बड़ी खारजा पॉलिसी ये होनी चाहिए कि कैसे पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे से दूर रखें, लेकिन आपकी खारजा पॉलिसी इसमें नाकाम रही। यानी जाहिर बात है इंडिया जो है वो उसको जितनी मार पड़ी है पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से, इत्तेहाद से, और जिस तरह जेट एंड सीज़ का इस्तेमाल किया गया, सेटेलाइट्स का इस्तेमाल किया गया, चीनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, वो आपके सामने है। तो वो उसका तस्करा राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने तो कई महीने पहले ये बात कही थी कि इन दोनों को मिलने मत दीजिएगा वरना हमारा बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
और हुआ क्या है कि इंडिया ने यह समझा कि वो पाकिस्तान से लड़ रहा है, लेकिन अचानक उसको पता चला कि वो चीन और पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, क्योंकि चीन पाकिस्तान को लाइव इंफॉर्मेशन दे रहा था, जिसका सबूत जनरल राहुल सिंह का बयान है। इस वक्त वज़ीर आज़म को फोर्सेस को अपने इमेज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना ख़तरनाक है। ये भारत के लिए ख़तरनाक है। फोर्सेस को सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनकी खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। किसी भी हमसाया मुल्क ने पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की और वज़ीर दिफा ने अपनी 1 घंटे की तकरीर में एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। और ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि हमारे सामने पाकिस्तान और चीन का फ्यूजन है और हम इस वक्त किसी ऐसे वज़ीर आज़म को अफोर्ड नहीं कर सकते जिसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी फ़ौज को उस तरह इस्तेमाल कर सके जिस तरह करनी चाहिए। हम ऐसे वज़ीर आज़म को अफोर्ड नहीं कर सकते जिसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ आके कह सके कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। तो मतलब उड़ा के रख दिया। राहुल गांधी ने जो है वो भगो के नरेंद्र मोदी को जो है ना लिटरली वहाँ पे मारा है। नरेंद्र मोदी ने जनाब उसके बाद खिताब किया, तकरीबन कोई 1 घंटा 40 मिनट का, इतना लंबा चौड़ा जो है, यानी जितना खिताब जो है वो राहुल गांधी ने किया था उससे डबल खिताब जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन उसमें सारी आय बाय शाही थी, कोई काम की बात नहीं थी, कहीं पे भी जो है वो कोई ठोस बात नहीं कर सका। और इसका नतीजा क्या हुआ, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो बार बार ये बात की जा रही थी, तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप की कल जो है वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई और ये वाइट हाउस की जानिब से रिलीज़ की गई। उसने एयरफोर्स 1 के अंदर जो उनका जहाज़ है उसके अंदर चंद सहाफ़ियों से उसने गुफ्तगू की। तो उस गुफ्तगू के अंदर जो है वो उसने ये कहा कि जनाब हम लोग जो है वो इंडिया के ऊपर 20 से 25% का टैरिफ जो है हम लगाने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है वो बड़ी मुसीबत आई हुई है इस वक्त इंडिया के अंदर कि ये तो वो निगोसिएशंस यानी डील ये हमारे हक में नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा टैरिफ है जो डोनाल्ड ट्रंप जो है लगाने जा रहा है। उसने कहा, उसने फिर जिक्र किया कि मैंने इन दोनों की जंग भी मैंने रुकवाई। तो 29 से 30 दफ़ा जो है वो अब तक इस बात का जिक्र कर चुका है। तो इंडिया के अंदर उसके ऊपर भी मुसीबत पड़ी हुई है कि ये तो 20 से 25% का टैरिफ हमारे ऊपर लगाने लगा है। और इसीलिए तो नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं होती कि वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ कह सके या वो कह सके। हाँ, अलबत्ता वो जो तकरीर की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, वो उसने नरेंद्र मोदी ने, उसमें उसने एक जिक्र किया। उसने कहा कि जी जो JD वेंस हैं अमरीकी नायब सदर, उन्होंने इस जंग के दौरान जो है मुझे फ़ोन किया, 3-4 दफ़ा फ़ोन किया, लेकिन मैं उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर सका। तो बाद में मैंने जब उनका मैंने फ़ोन अटेंड किया, और ये 9 तारीख की बात वो बता रहा है, तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट ने ये बात की कि पाकिस्तान जो है वो आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो ये मतलब अमेरिका जो है वो ये चीज़ भी, ये इंफॉर्मेशन भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पहुंचा रहा था कि जनाब पाकिस्तान जो है ना इस वक्त बहुत गुस्से में है और पाकिस्तान आपके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। तो ये अब आपको मतलब ये नरेंद्र मोदी खुद अपने मुंह से बात कर रहा है। तो ये जो सीज़ फायर हुए थे ये एवं नहीं हुआ, ये इनको बताया गया था कि जनाब आपको फेंटा पड़ने वाला है। एक फेंटा तो तब तक इनके जहाज़ गिर चुके हुए थे, 9 तारीख तक इनके जहाज़ गिर चुके हुए थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इससे भी आगे जाने लगा था। तो इसलिए अब आपको समझ आती है कि डॉट्स जो मिलते हैं कि इन्होंने क्यों सीज़ फायर की दरख्वास्त की और क्यों मिलते की कि जनाब हमारा सीज़ फायर करवाया जाए। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग आई है, और वो ये है कि ये जब नरेंद्र मोदी का ये सारा खिताब वगैरह हो गया, तो उसके बाद पहलगाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था जिसमें 26 मुख्तलिफ अफराद को जो है कत्ल किया गया था, तो उसमें से एक शुभम द्विवेदी, ये एक वहीं पे एक साहब थे जिनको कत्ल किया गया था। तो इनकी बेवा हैं अशनिया द्विवेदी। उन्होंने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की। तो उस गुफ्तगू के अंदर जो है उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी मुझे वज़ीर आज़म की जो मैंने गुफ्तगू है वो मैंने सुनी है, लेकिन एक चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है कि अपनी इस पूरी तकरीर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 26 लोगों का जिक्र तक नहीं किया। पहलगाम वाक़या जिसकी वजह से ये पूरी जंग का आगाज़ हुआ, उसमें वो जो 26 अफराद थे जो इसके अंदर मारे गए, जाँ बहक हुए, उनका नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा जिक्र तक नहीं किया। सारी बाकी तकरीर कर दी लेकिन इनका जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उन 26 मुतासिरीन का जिक्र किया, और शुभम जो उनके खावंद हैं उन्होंने कहा उनका भी जिक्र किया, और मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं तवक्को कर रही थी कि वज़ीर आज़म इन 26 लोगों का जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये बयान जो है ना इस बेवा का, ये काफ़ी वायरल हो रहा है और नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है वो काफ़ी इस बात के ऊपर तनकीद हो रही है। इसके साथ साथ लंदन से ग्लासगो जाने वाली एक फ़्लाइट के अंदर जो है बड़ा एक हैरानकुन इंसिडेंट हुआ। ये ईजी जेट तैयारी की परवाज़ थी, इसमें एक मुसाफिर जो है वहाँ पे सवार था, और उसने अचानक वहाँ पे जो है अल्लाह अकबर का नारा जो है वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया, अमेरिका को गालियाँ देना शुरू कर दी, डोनाल्ड ट्रंप को गालियाँ देना शुरू कर दी, और बार बार जो है वो अल्लाह अकबर कह रहा था, और जहाज़ को बम से उड़ाने की धमकी उसने वहाँ पर देना शुरू की।
इस सूरत हाल में त्यारे के अंदर जारी बात है जो लोग बैठे हुए थे उनमें खौफ राज फैल गया, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे उसके अंदर, और वो चीखो पुकार करना शुरू हो गए। एक मुसाफिर ने जो है वो हिम्मत करके इसको ज़मीन के ऊपर पटक दिया इस मुसाफिर को, और ये इंप्रेशन ये दे रहा था कि मैं मुसलमान हूँ और मैं जो है वो धमाके से इस जहाज़ को जो है मैं उड़ा दूंगा। बाद में पता लगा कि ये जो शख्स था ये बेसिकली इसकी शनाख्त जो है वो 41 साल अभय नाइक के नाम से हुई है। ये हिंदू था ये, और नारा मार रहा था अल्लाह अकबर का, मुसलमानों को बेसिकली बदनाम करने की जो है वो ये साजिश कर रहा था, और इस तरह ये पकड़ा गया। और ये हिंदू पनाह गज़ीन था और इसका ताल्लुक भारत से है। अभी नाइक काफ़ी अरसे से बरतानिया के शहर लूटन में रहाइश पजीर था, जिसे अब बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करके जो है वो तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तो मुसलमानों को बदनाम करने की खातिर जो है ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। एक हिंदू जो है वो अल्लाह अकबर का नारा भी लगा सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो किसी तरह मुसलमानों के लिए जो है ना कोई बुरा नाम पैदा कर सके। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।